हमारे आदिवासी का आदिवासी विश्व दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में हम ग्राम पंचायत के इस धरती के मुलाकात अपना बहुत सबसे पहले आप लोगों को अशिक बहुत थोड़ी का गिड़ा फिर थोड़ा बहुत बातें पाठ होगा जोहार का मतलब ये होता है कि हमारे पूर्वज हमारे जो पूर्वज रहे हैं वो हमारा जोहार जो शब्द था उसको अभिवादन देने में बोलते थे। जिस प्रकार से नमस्कार बोलते हैं उस तरह से नमस्कार से बोलते थे। जिस प्रकार से जय कृष्णा बोलते हैं जय जिनेन्द्र बोलते हैं उस प्रकार से हमारा भी जय जोहार उद्बोधन शब्द है। आप लोगों को बोलना पड़ेगा जय जोहार। तो आप लोग काफी समय से शांत बैठे हुए हो, इसलिए आप लोगों को बड़े जोरों के साथ में मेरे साथ नारा भी बोलना होगा। उसके बाद आप लोगों को हमारे समाज का और इस विश्व आदिवासी दिवस के बारे में मैं थोड़ी सी आप लोगों से चर्चा करूंगा। आप लोग तैयार हो नारे बोलने के लिए? बताइए, तैयार हो? हाँ। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। कुछ तो करो जवानी में, आग लगा दो पानी में। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आप सबने अपना अच्छे तरीके से नारों में भी अच्छा समर्थन दिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें आदिवासी क्यों बोला गया है। आदिवासी का मतलब यह होता है कि इस धरती पर, इस धरती का जो मूल बीज है, जो उपज है, जब से इस अरावली पहाड़ियों का निर्माण हुआ, जब से सिंधु सभ्यता आई, मोहनजोदड़ो आया, उस समय से हमारा आदिवासी इस धरती का मूल मालिक है। वो इस धरती पे रहवास करता हुआ आ रहा है, इसलिए हमें आदिवासी बोला जाता है। हमारे कई भाई आदिवासी शब्द बोलने से शर्माते हैं, आदिवासी शब्द को गाली के रूप में बोल रहे हैं। उन भाइयों से भी मैं कहना चाहता हूं कि हमारे आदिवासी शब्द को बड़े गर्व के साथ बोल सकते हो। इस पूरी दुनिया के अंदर आदिवासी को बड़े गर्व से अपने आप को मानते हैं, क्योंकि वही इस धरती का मूल उपज है, वही इस धरती का मूल बीज है। इसलिए हमें आदिवासी कहने से कहीं पे भी डरना नहीं है। इसके बाद में आप लोगों को हमारे पूर्व वक्ताओं के द्वारा बताया गया कि हमारे यहाँ के इस इलाके के लोगों को आज दिन तक सुविधाएं क्यों नहीं मिली है। उसका बहुत बड़ा सिस्टम आप लोगों को समझना होगा। उसका सिस्टम यह है कि हमारे इस इलाके में अपन सभी व्यक्ति
एक दूसरे से कई प्रकार की पार्टियों में, कई प्रकार की जात में, कई प्रकार के धर्म में बट करके रहते हैं, इसलिए हमारा विकास नहीं हो पा रहा है। पार्टी के सिस्टम में बटने से क्या हुआ है वो आप लोगों को मैं बताता हूँ। पार्टी के सिस्टम में बटने से आज भाई भाई के साथ में आपसी मतभेद पैदा हो गया है, भाई भाई भी आप एक दूसरे के दुश्मन हो गए। तो उसके लिए करना क्या होगा, हमें हमारे आदिवासी परिवार का निर्माण करना होगा। जब आदिवासी परिवार का निर्माण करते हैं तो आपके जो इस प्रकार के नेता बन रहे हैं, जिनको किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है, आपके किसी भी प्रकार से आपकी कोई चिंता नहीं है, वो आप लोगों का काम नहीं कर रहे हैं। मैं स्पष्ट तरीके से आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब तक आप लोग पार्टियों के नेता बनाओगे तो वह सिर्फ पार्टी का काम करेगा, आप लोगों का किसी प्रकार का कोई विकास होने वाला नहीं है। लगातार तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि हमारे इलाके में, इस शेड्यूल इलाके में हमारे लोगों के लिए कई प्रकार की विशेष योजनाएं चलाई जा रही है, पर वो योजनाएं सिर्फ और सिर्फ कागजों में सीमित रह जाती है। हमारे आम जो जरूरतमंद व्यक्ति है उसको वास्तव में नहीं मिल पाती है। उसका दोष हमारे राजनेताओं का भी नहीं है, दोष हमारे लोगों का ही है। हमारे लोगों को ही गलत तरीके से पढ़ाया जाता है, गलत तरीके से प्रचार किया जाता है। इसलिए आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आप लोग वास्तविकता को मानिए और वास्तविकता को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करनी है कभी भी। हमें आदिवासी परिवार का निर्माण करना होगा, आदिवासियों के साथ रहना होगा, तब जाके हमारा विकास हो सकता है। हमारे आदिवासियों का इतिहास जानना होगा, तब जाके हमारा विकास हो सकता है, बाकी हमारा विकास कभी होने वाला नहीं है। आज शासन, प्रशासन और सरकार आप लोगों के लिए आदिवासी कल्याण दिवस मनाने के लिए निकल गए थे। आप लोग बताइए मुझे, क्या आज हमारे आदिवासी गरीब लोगों का कल्याण हुआ है? क्या कल्याण दिवस उस दिन मान सकते थे जब हमारे इस इलाके में 5वीं अनुसूची पूर्ण रूप से लागू हो जाती। हमारे इलाके में आर्टिकल 244(1) का की जो खंडिका है उसके अनुसार हमें पूरा शासन करने का, नियंत्रण का पावर मिल जाता। तब हम लोग कह सकते थे कि वास्तव में हमारा कल्याण हो गया है, वास्तव में हमें आजाद हो गए। हम लोगों को गुलाम बनाया गया है, ये बात सही है, बिल्कुल फैक्ट है, नोट करके देख लेना आप लोग। हमें गुलाम किस तरह से बनाया गया ये बात भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। कोई सामाजिक विज्ञान के यहाँ पे बैठे हुए वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमें 1932 में 24 सितंबर 1932 का जो पुणे पैक्ट का समझौता होता है उसमें हमारे प्रतिनिधि चुनने का अधिकार हमारे से छीन लिया था, इसलिए हमें आज एक गुलामी का सामना करना पड़ रहा है। उस समय बाबा साहब ने रोते हुए हमारे जो 2 वोट देने का जो अधिकार था उसको वापस लेने के लिए रोते हुए महात्मा गांधी यरवदा जेल के अंदर पुणे में हम अनशन पे बैठ गए थे। तो उन्होंने सोचा, हमारा जो समुदाय रहा है वो हमेशा सोचता है कि किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने सोचा कि महात्मा गांधी जी को कुछ होवे नहीं, इसलिए वो अनशन को छुड़ाने के लिए उनकी तबीयत खराब होती देख करके उन्होंने समझौता किया और उस समय ही हमारे समाज का या हमारे लोगों के द्वारा जो प्रतिनिधि चुना जाता था उसको खत्म कर दिया था। उस दिन से हम लोग आज दिन तक गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। इसलिए इस गुलामी की जिंदगी से बाहर निकलने के लिए हमें हमारे समाज को मजबूत करना होगा, हमें हमारे समाज को सर्वप्रथम प्राथमिकता देनी होगी, तब जाके हमारा विकास हो सकता है। इन सारी चीजों को मद्देनजर रख करके आप लोगों को काम करना होगा। और हमारा जो समाज रहा है वो हमेशा से प्रकृति पूजक रहा है, प्रकृति की पूजा करने वाला हम लोग रहे। आप लोग बताइए मुझे, अगर आप लोग पानी नहीं पियोगे तो जिंदा रह पाओगे क्या? बताइए, आप लोग पानी नहीं पियोगे जिंदा रह सकते हो क्या? इस धरती के बिना आपका जीवन अस्तित्व संभव है क्या? बताइए आप लोग, बताइए आप लोग, इस धरती के बिना आप लोगों का जीवन अस्तित्व संभव है क्या? जब आप इस धरती के बिना जी नहीं सकते हो, पानी पिए बिना आप जी नहीं सकते हो, भोजन लिए बिना आप जी नहीं सकते हो, तो आप लोग वास्तविकता को क्यों नहीं स्वीकारते हो? एक चीज और आपको मैं बताना चाहता हूं, हमारे जो संवैधानिक दृष्टिकोण से हमें जो अधिकार दिया हुआ है 5वीं अनुसूची का, तो उसमें हमारे जो आप लोग मुखिया तो बना देते हो, पर मुखिया अगर यहाँ पे कोई हो, मुखी हो, तो मैं आपको प्रमाणित बात यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, उस बात को समझना आप लोग। जो मुखिया का हमारा पावर होता है, रूढ़िगत ग्राम सभा का हमारा मुखिया होता है, उसका पूरा वीटो पावर होता है।
और उस वीटो पावर का प्रयोग आज दिन तक हम लोग नहीं कर पाए। तो हमारा ये लिखा हुआ है भारत का संविधान के अनुच्छेद 13(3) का व अनुच्छेद 244(1) 5वीं अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति आदिवासी इंडिजीनियस एबोरिजिनल प्राकृतिक समुदाय के शासन प्रशासन और उन्नति कल्याण हितार्थ के बारे में सशक्तिकरण हेतु ये हमारा लेटर पेड है मुखिया का। कोई मुखिया बना हुआ है तो ऐसा किसी के पास लेटर पेड है क्या बताइए? है क्या कोई मुखिया जिसके पास ऐसा कोई लेटर पेड हो? तो ये लेटर पेड आप लोगों को इतना पावर देता है कि आपसे कलेक्टर यहां तक कि मुख्यमंत्री भी आप लोगों से परमिशन लेकर के आएगा अगर रूढ़िगत ग्राम सभा आप लोग बनाते थे। इस रूढ़िगत ग्राम सभा को मजबूत करने के लिए आप लोगों को काम करना होगा। आज सरपंच साहब नहीं आए, उनके लिए मैं बता देता कि उनके लेटर पेड पे भी हमारे ये सत्य में जयते का ऐसा सिक्का सेल नहीं लगी हुई, जबकि हमारा जो मुखिया बनाओगे उस पे सत्य में जयते की सेल लगी हुई होगी। जो भारत सरकार और राजस्थान सरकार का जो लेटर पेड आता है उस पे लगी हुई होती है, उसी प्रकार से हमारे मुखिया की भी लगी हुई होगी। तो इसके लिए भी आप लोगों को जागरूक बनना पड़ेगा, जानकारी लेनी पड़ेगी, तब जाकर के कुछ हो सकता है आप लोगों का। और आपका इतना जोरदार तरीके से इतना त्योहार मना रहे हैं और आपके सरपंच साहब को मैं फोन लगाता हूं तो IT ज्ञान सेंटर पे बैठे रहते हैं। उनको जानकारी हमारे लोगों में देनी चाहिए। लगातार तरीके से जानकारी हमारी हनन हो रही है, वो इसी प्रकार से इसलिए हो रही है कि हमारे जनप्रतिनिधि हम लोगों ने ऐसे बना दिए जो किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है, हमारे लोगों का कुछ पड़ी नहीं है। ऐसे लोगों को आप लोगों ने चुन लिया, इसलिए हमें लगातार हमारे आने वाली पीढ़ी का नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, मेरा मकसद किसी प्रकार की राजनीति का मकसद नहीं, आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आने वाले समय में कान खोल के सुन लेना आप लोग, मुझे किसी प्रकार का बड़पन का चुनाव नहीं करना है, पर मैं मेरे समाज के लिए काम कर रहा हूँ। मेरे समाज के भाइयों में जागरूकता आवे, शासन प्रशासन से अत्याचार सहन नहीं करे, इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। बाकी मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए आप लोगों को जगाने का हम लोग लगातार तरीके से पैरवी कर रहे हैं। और गवर्नमेंट सेक्टर के कर्मचारी भी यहाँ पे हैं, तो मैं आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे जाति का प्रमाण पत्र लगा करके गवर्नमेंट सेक्टर में गए हो। अगर आप लोगों ने हमारे जाति प्रमाण पत्र लगा के आपको नौकरी मिली है तो उस आधार पर आपको समाज को भी कुछ देना होगा, बहुत ज्यादा जरूरी है। समाज के लिए आप कुछ नहीं करोगे तो आने वाली पीढ़ी बहुत बड़े खतरे में है, उसको बचाना भी आप लोगों के हाथ में। और एक चीज और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, आप लोगों को जो संवैधानिक आधार पर पदोन्नति और राजनीतिक आरक्षण जो मिला हुआ है, वो आरक्षण आपको 1931 की जनगणना के आधार पर मिला हुआ, ना कि 1951 की जनगणना के आधार पर। 1931 के आधार पर आप लोगों को नौकरी में, शिक्षा में, पदोन्नति में आरक्षण मिला हुआ है, राजनीति में आरक्षण मिला हुआ है। और राजनीति में आरक्षण सिर्फ 10 साल के लिए था, ऐसा इसलिए कहा गया था, कोई 10 साल के लिए नहीं था, हमेशा के लिए था। पर वो इसलिए बोला गया था कि उस समय हमारे लोग कम शिक्षित थे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो लोग जब शिक्षित हो जाएंगे तब उनको पूर्ण रूप से हमेशा के लिए उनको आरक्षण मिलेगा, ऐसा प्रावधान था। पर उन लोगों ने लगातार तरीके से षड्यंत्र पूर्वक हमारे लोगों के साथ धोखा करते रहे और हम लोग आज भी शोषित हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं। इन सारी चीजों से छुटकारा पाने के लिए हमें जागरूक बनना पड़ेगा। जागरूक इसलिए जरूरी है कि आज हम लगातार तरीके से बाहर की एसिड पैकिंग से भरी हुई लगातार दारू पी रहे। ये दारू हमें मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से लगातार कमजोर करने का काम कर रही है। आप लोग समझते क्यों नहीं हो? ये विदेशी इंग्लिश पैकिंग दारू मत पियो, पीना हो तो एक चीज और आपको बताता हूँ, ऐसी कौन सी दारू है जो हमारे आदिवासियों के पूजा पद्धति में काम आती है? बताइए आप लोग। देसी। कोई बियर की आप धार लगाते हो क्या? लगाते हो क्या? इंग्लिश की कोई धार लगाते हो क्या? नहीं। जब वो हमारे पूजा पद्धति में नहीं काम आती है, हमारा जो देसी हाथ से बनाया हुआ है उसको पूजा पद्धति में उपयोग में हम लोग देते हैं। तो उस चीज को हमारे पुरखे जो रहे थे वो लगातार कई समय से मेहमान नवाजी के रूप में, एक प्याले के रूप में इस्तेमाल करते थे और पूजा पद्धति में उसको उपयोग में लाते थे। तो उस चीज को आप लोग ने पूरी तरीके से त्याग दिया और पकड़ लिया गैर आदिवासी और बाहरी जो लोग हैं, विदेशी जो लोग हैं, उनका सारा सिस्टम ले लिया।
तो हमारा मकसद एक ही है कि हमें हमारे समाज को सांस्कृतिक रूप से, वैचारिक रूप से, बौद्धिक रूप से और राजनीतिक रूप से मजबूत बनाना, यही हमारा मकसद है। बाकी किसी प्रकार का कोई मकसद नहीं है। तो आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग जागरूक हो जाओ, अपने बच्चे के प्रति चिंतित हो जाओ, अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए जागरूक बनो। लगातार आप ऐसी जगह पे अच्छी शिक्षा दिलाओगे, शिक्षा के साथ साथ में सामाजिक शिक्षा भी आप लोगों को दिलानी होगी। आज हमारा बालक लगातार तरीके से हमारे संस्कार भूल रहा है, हमारे माँ बाप को नहीं मान रहा है, ये हमारे लोगों की गलती रही है। आप लोग बताइए मुझे, आप इस दुनिया में, इस सृष्टि में सबसे बड़ा भगवान किसको मानते हो? बताइए किसको मानते हो सबसे बड़ा भगवान? बताइए। माता पिता को। इस सृष्टि में, इस पारिस्थितिक वातावरण के अंदर हमें जिस व्यक्ति ने सांस लेने का और जीने का अधिकार दिया है, वो सबसे बड़ा भगवान है आपका। उससे बड़ा कोई भगवान नहीं है आप लोगों का। सबसे पहले माता पिता को मानना होगा। आज आप लोग संस्कार भुलाते जा रहे हो। संस्कार भूलने से आपके बालक बालिका आप लोगों के साथ खिलवाड़ करेंगे, उसके दोषी आप रहोगे। आने वाली पीढ़ी की कोई गलती नहीं। इसलिए आपको बहुत बड़ी समझदारी से जागरूक बनकर काम करना होगा। हमारे समाज को एक अच्छी दिशा में ले जाने के लिए आपको भी हाथ